अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और वीडियो हेल्प सेंटर की तरफ से आप सबको वेलकम कहता हूं MCM 301 के लेक्चर नंबर 45 में। तो इसका आज हमारा आखिरी लेक्चर है इस बुक का। इसके बाद आपके एग्ज़ाम है। तो ये लेक्चर जो है, इसका जो टॉपिक है वो ओवरव्यू है आपके पिछले जितने भी आपने लेक्चर्स पढ़े हैं उन सब का। तो चलिए हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो है थिंक स्मार्टली। इसमें ओवरऑल ना पिछले 44 जो लेक्चर हैं उनके थोड़े थोड़े टॉपिक को टच किया उन्होंने। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप समझ लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है थिंक स्मार्टली, कि एक स्मार्ट थिंकर आप कैसे बन सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि आपके जो 25 लेक्चर्स थे वो थे रिटन कम्युनिकेशन के लिए, और जो 19 क्वेश्चन ये आपके लेक्चर थे वो थे ओरल कम्युनिकेशन के लिए। तो ये दोनों को मिक्स करके बनाया गया है। सबसे पहले है थिंक स्मार्टली, कि आप एक स्मार्ट थिंकर जो है वो कैसे बन सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो अपने आप से ही आप क्वेश्चन करें कि हु आई एम, कि मैं कौन हूँ। उसके बाद सेकंड पे वेयर डू आई स्टैंड प्रोफेशनली, कि मैं अपनी लाइफ में जो तालीम हासिल कर रहा हूँ, मैं स्किल्स हासिल कर रहा हूँ, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशनल है, मैनेजिंग स्किल्स हैं या किसी भी किस्म की स्किल्स हैं, कोई डिप्लोमा वगैरह है, असल में मेरा टारगेट क्या है, मेरी ज़िंदगी की अचीवमेंट्स क्या हैं जो मैंने जिसके पीछे मैं दौड़ रहा हूँ, मैं प्रोफेशनली काम क्या करना चाहता हूँ। उसके बाद है माई स्ट्रेंथ, कि आपकी कौन सी कैसी स्ट्रेंथ है, कौन से आपके स्किल्स हैं जिनके ऊपर आपको 100% श्योर है कि आपको ये दिखा के जॉब्स मिल सकती है, ये स्किल्स किसी के काम आ सकती हैं, आप इनकी वजह से किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो। उसके बाद है माई वीकनेस, आपकी वीकनेस क्या है, कि आप में जो कमज़ोरियां हैं कुछ ऐसी हैं कि जिनको देख के कोई कंपनी आपको अपनी जॉब से रिजेक्ट कर सकती है। अपनी एप्लीकेशन आपने जो अप्लाई की है उसे रिजेक्ट कर दे, तो आपने जो भी आपकी वीकनेस है उनको पहले ढूंढना है और उसके बाद उनको आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करने की कोशिश करनी है। तो ये है थिंक स्मार्टली, कि कैसे थिंक स्मार्ट, एक स्मार्ट तरीके से कैसे थिंकिंग की जाती है, कि आप में प्रोफेशनली तरीके से क्या करना है। सबसे पहले तो ये सोचें। उसके बाद आप अपनी स्ट्रेंथ के बारे में और अपनी वीकनेस के बारे में देखें कि वो क्या क्या है। उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है जी लिसन एक्टिवली, कि एक्टिव हो के आप किसी भी प्रेजेंटेशन देने वाले को किस तरह से सुन सकते हैं। तो सबसे पहला इसमें जो पॉइंट है वो है कीप एन ओपन माइंड। आपने कभी भी नैरो माइंडेड नहीं होना, कि कभी होता है कि प्रेजेंटेशन देने वाले के साथ आपके कुछ रिलेशंस वगैरह ठीक ना हो तो आप हर बात पे उसे नुक्ताचीनी करते रहें। ऐसे नहीं होना चाहिए। आपने बिल्कुल ओपन माइंड हो के आप वो जो बात कर रहा है आपने उसकी बात को देखना है। बिल्कुल ओपन माइंड हो के आपने उसकी प्रेजेंटेशन को सुनना है। उसके बाद है रिएक्ट टू द मैसेज नॉट टू द पर्सन, कि आपने सिर्फ मैसेज को ही ट्रैक करना है कि मैसेज आ क्या रहा है, वो हमें बताना क्या चाह रहा है। और अगर आपको कुछ ठीक नहीं लग रहा तो आपने अगर रिएक्ट भी करना है तो आप मैसेज पे करेंगे, प्रेजेंटेशन देने वाले पर नहीं करेंगे, आप सिर्फ मैसेज पे रिप्लाई करेंगे। उसके बाद है लिसन फॉर सपोर्टिंग आइडियाज़ विदाउट पर्सनल जजमेंट, कि आपने जब भी किसी की प्रेजेंटेशन सुननी है तो आपने डायरेक्टली उसके आइडियाज़ को कैच करना है कि इसके आइडियाज़ क्या हैं, ये हमें किस बारे में सपोर्ट कर रहा है, इसका असल मकसद क्या है। आपने पर्सनल जजमेंट में आके उसमें से नेगेटिव पॉइंट ढूंढने नहीं लग जाना है। बिल्कुल एक ओपन माइंड हो के आपने उसकी स्पीच को सुनना है, और अगर आपको ये कमी पेशी लगे तो उसके मैसेज पर रिप्लाई करें, उस बंदे को आप टारगेट ना करें। क्योंकि हर किसी की जो सेल्फ़ रिस्पेक्ट है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो इसलिए आपने किसी की सेल्फ़ रिस्पेक्ट को कुछ नहीं करना, आपने डायरेक्टली मैसेज को रिएक्ट करना है। उसके बाद जो अगला पॉइंट है हमारे पास वो है स्पीकर अफेक्शनेटली। 3 factors we need to consider about any speaker,
कि एक अच्छा स्पीकर बनने के लिए, अफेक्शनेटली स्पीकर बनने के लिए हमें कौन सी 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, या किसी भी अच्छे स्पीकर को कौन सी 3 चीज़ें मद्देनज़र रखनी चाहिए जिनकी वजह से वो अच्छा स्पीकर बन सकता है। तो इसमें सबसे पहले है मोटिवेटिंग इन गिविंग द प्रेजेंटेशन, वही पर्सुएसिव मैसेज वाला, कि आपने सबसे पहले बात ही ऐसी करनी है कि आपकी जो ऑडियंस है उसकी अटेंशन को आप कैप्चर करें। फिर उनको आप जिस भी टॉपिक पे बात कर रहे हैं उसके फ़ायदे बता के किसी भी तरीके से उनकी आपने पहले तो अटेंशन कैप्चर करनी है। उसके बाद आपने उनको उसके बारे में मोटिवेट करना है कि इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, इससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, कंपनी को क्या फ़ायदा हो सकता है, ओवरऑल आपने मोटिवेट करना है। उसके बाद है क्रेडिबिलिटी एज अ स्पीकर, कि जितना भी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा एक स्पीकर का वो उसकी उतनी ही बड़ी क्रेडिबिलिटी होगी, कि जैसे जैसे किसी का एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो वैसे ही उसके बोलने का जो अंदाज़ है वो भी बदलता जाएगा और एक हायर लेवल के, प्रोफेशनल लेवल के स्पीकर तक पहुंच जाएगा। तो जो एक्सपीरियंस होता है ये किसी भी काम में हो, ये नहीं कि ये स्पीकर में ही हो, किसी भी काम में हो, आपकी ज़िंदगी में, ज़िंदगी के किसी भी काम में हो, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। उसके बाद जो थर्ड पे पॉइंट है वो है डिलीवर और स्पीकिंग स्टाइल, के बोलने वाला जो है, जो प्रेजेंटर है, जो प्रेजेंटेशन दे रहा है, उसके बोलने का अंदाज़ कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है ये जज की जाती हैं। इसमें ओवरऑल जो आपकी ऑडियंस है वो यही देखती है कि आपके बोलने वाले का एक्सपीरियंस कितना है, उसका बोलने का अंदाज़ कैसा है, उसका लहजा कैसा है, उसकी बात को समझाने का जो अंदाज़ है वो कैसा है। ओवरऑल ये 3 चीज़ें होती हैं स्पीकर अफेक्शनेटली में, जो एक अच्छे स्पीकर को अपने अंदर लानी चाहिए। उसके बाद है द मैसेज, कि आपका मैसेज क्या है जो आपने अपनी ऑडियंस को ट्रांसफ़र करना है, अपनी ऑडियंस को अपनी प्रेजेंटेशन में बताना है। तो वो है पहला पॉइंट है वर्क ऑन योर मैसेज दैट यू वांट टू डिलीवर। आपने जो भी मैसेज डिलीवर करना है पहले उसके ऊपर काम करें, उसके बारे में आप कुछ सर्चिंग करें, आप उसके बारे में कुछ जानें। मैसेज है ये असल में है क्या, इसमें बताया क्या गया है, मैं अपनी ऑडियंस को क्या बताऊंगा, वगैरह वगैरह। इसके मुतालिक आपने इन्फॉर्मेशन चाहे इंटरनेट से लें चाहे कहीं से भी लें, लेकिन आपने इन्फॉर्मेशन ज़रूर लेनी है इसके बारे में अपनी प्रेजेंटेशन देने से पहले। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है जी द ऑडियंस, कि ऑडियंस आपकी कैसी है। आपने सबसे पहले तो अपनी ऑडियंस को चेक करना है। इसमें सबसे पहला पॉइंट है व्हाट पीपल नीड टू यू, व्हाट दे एक्सपेक्ट टू यू, कि आपकी ऑडियंस है वो आई किस लिए है, वो आपसे चाहती क्या है, वो क्या आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, सबसे पहले आपने ये देखना है। उसके बाद है एनालाइज योर ऑडियंस, कि आपने अपनी ऑडियंस को एनालाइज करना है, कि उनका पहले तो आपने देखना है कि साइज़ कितना है, उसके बाद आपने उनकी सिटिंग का अरेंजमेंट देखना है कि ये कैसा है, कि क्या जब आप सामने प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो उनको समझने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ये 2 चीज़ें हैं जो आपने ऑडियंस में देखनी होती हैं, कि ऑडियंस को जिस मकसद के लिए बुलाया है, जिस टॉपिक पे बात करने के लिए बुलाया है, क्या आप वो टॉपिक क्लियर कर पा रहे हैं या नहीं, आपने जिस बात पे जो भी मैसेज उनको देना है वो कंप्लीट मीनिंग में आप उन तक ट्रांसफ़र कर रहे हैं या नहीं। उसके बाद है द चैनल, व्हेन वी कम्युनिकेट विद आवर ऑडियंस वी यूज़ मैनी चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन, के हम किसी से जब भी कोई कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें हम बहुत ज़्यादा चैनल जो है वो इस्तेमाल करते हैं। दिस इंक्लूड्स स्लाइड्स, कि जब भी हम कोई प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम उसमें स्लाइड्स भी दिखा सकते हैं, उसमें हम पिक्चर्स भी दिखा सकते हैं, उसमें हम ग्राफ्स वगैरह भी दिखा के अपनी प्रेजेंटेशन को फैक्ट्स में चेंज कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड पे है मल्टीमीडिया, इसमें पावर पॉइंट आ जाता है, कि हम पावर पॉइंट पे ही अपनी स्लाइड्स बना के कुछ भी
जो भी अपनी बात कर रहे हैं उसको अच्छी तरह से हम समझा सकते हैं। उसके बाद है जी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें आपके इम्प्रेशन के बारे में होता है कि आपके फेस एक्सप्रेशंस क्या हैं, कि जब भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो लोग आपके फेस को पहले देखते हैं, बाद में आपकी पिक्चर और स्लाइड्स वगैरह को देखते हैं। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं तो आप अच्छी तरह से अपना मैसेज भी डिलीवर नहीं कर सकेंगे। उसके बाद है द फीडबैक। अ कमेंट दैट यू गेट फ्रॉम द ऑडियंस आफ्टर योर प्रेजेंटेशन इज़ कॉल्ड फीडबैक। ये तो आप सब जानते हैं कि फीडबैक क्या होता है। सेकंड पॉइंट है इन फीडबैक द ऑडियंस टेल अबाउट द कॉन्सेप्ट अबाउट द ऑडियंस। ऑडियंस जब फीडबैक देती है तो वो उसमें सिर्फ वही चीज़ें लिखती है कि जिनमें उसे क्लियरेंस ना हुई हो। अगर प्रेजेंटेशन ऑडियंस ने सुनी है, किसी भी चीज़ की कमी पेशी रह गई है या उनको किसी चीज़ की सही से समझ नहीं आई है तो वो इसलिए आपको कमेंट करेंगे या फीडबैक देंगे कि आपके इस चीज़ की हमें समझ नहीं आई, या ये चीज़ आपने कैसी की है, फ़लाना काम आपने कैसा किया है। ओवरऑल आपको प्रेजेंटेशन के बारे में फीडबैक देंगे। उसके बाद है द सिटिंग, कि आपकी जो सिटिंग प्लान है ऑडियंस के लिए वो कैसा है। उसमें सबसे पहले तो ये है द प्लेस वेयर यू डिलीवर योर मैसेज, कि आपकी जगह कौन सी है। आपकी ऑडियंस के साइज़ के हिसाब से आपकी जो जगह है वो कम तो नहीं हो जाएगी, कि ऐसा ना हो कि आपकी ऑडियंस जो है वो 100 से भी ऊपर आ जाए और आप एक छोटे से हॉल में, एक छोटे से कमरे में अपनी प्रेजेंटेशन देना शुरू कर दें कि ऑडियंस ठीक से बैठे भी ना और डिस्टर्बेंस क्रिएट होने लग जाए। तो इसमें सेकंड है सिटिंग पोजीशन ऑफ योर ऑडियंस, कि आपने अपनी ऑडियंस की सिटिंग पोजीशंस देखनी है कि वो किस स्टाइल में आपके सामने बैठे हुए हैं। ये कुछ नीचे स्टाइल हैं थिएटर स्टाइल के, जैसे थिएटर में सामने बहुत बड़ी एक एलसीडी टाइप लगी होती है दीवार पे, तो उस पे पीछे एक लाइन वाइज चेयर्स लगी होती हैं जिनमें ओवरऑल सबको स्क्रीन दिखाई जाती है, तो वो बिल्कुल ठीक तरह से देख सकते हैं। उसके बाद है यू शेप्ड, कि आपके सामने जो ऑडियंस है वो यू शेप्ड में होगी तो आप और भी अच्छा उनको प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। उसके बाद है जी टी शेप। अगर टी शेप में होगी तो आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो आप क्लियरली अपनी ऑडियंस तक डिलीवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो आगे बैठे हैं उनके लिए तो ठीक है, उनको बिल्कुल ठीक समझ आ जाएगी, लेकिन जो पीछे लाइन जा रही है उनमें से किसी को भी प्रेजेंटेशन सही से दिखाई नहीं देगी। आप सही से दिखाई नहीं देंगे तो उन तक आपका जो मैसेज है वो उसकी क्लियरेंस नहीं होगी। तो ये आपने अपनी ऑडियंस की जो सीटिंग स्टाइल है इस पे ख़ास ध्यान रखना होता है। उसके बाद है राइट पर्पसफुली। इसमें सबसे पहले है पर्पस ऑफ योर राइटिंग द मैसेज, कि आपने ये जो भी मैसेज लिखा है, इस जो भी टॉपिक लिखा है, इसका असल में मकसद क्या है। व्हाट इज़ योर लेटर टाइप। पीछे हमने बहुत तरह के लेटर पढ़े हैं, लेकिन उनमें जो मेन चीज़ें थी वो यही थी, डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच। चाहे वो पर्सुएसिव लेटर थे, चाहे वो ऑर्डर लेटर थे, चाहे वो कंप्लेन लेटर थे या किसी भी किस्म के लेटर थे, उन सब में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, कि डायरेक्ट अप्रोच और इनडायरेक्ट अप्रोच। कि अगर तो कोई खुशी की खबर होती थी तो हमने कॉन्ग्रेचुलेट्स करना होता था, तो उससे हम बिल्कुल फ्रंट ऑफ द पैराग्राफ शो करवा देते थे, मतलब कि डायरेक्ट अप्रोच के ज़रिए हम अपनी बात को डिलीवर करते थे और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन भी देते थे। और अगर कोई खुशी की खबर नहीं थी, किसी को रिजेक्ट करना था या उनकी कंप्लेन जो है वो क्लेम नहीं करनी होती थी, तो उसके लिए हम इनडायरेक्ट अप्रोच का इस्तेमाल करते थे, कि उनकी जो ख़बर हमने उनको देनी है, जो बैड न्यूज़ हमने देनी है, वो हम सेकंड ऑफ द पैराग्राफ, इन द मिडल ऑफ द पैराग्राफ हम लिखते थे और बिल्कुल ही थोड़े से अल्फाज में लिखते थे कि उनको पता भी चल जाए और हम जल्दी से अपनी बैड न्यूज़ से निकल भी जाएं। तो ये थी हमारी इनडायरेक्ट अप्रोच। ये दो अप्रोचेस जो हैं वो आपने राइट पर्पसफुली में अच्छी तरह से देखनी है। इसके बाद है लिव हैप्पीली। इसमें सबसे पहला पॉइंट है योर माइंड सेटिस्फेक्शन,
कि अगर आपकी माइंड सेटिस्फेक्शन जो है वो अच्छी होगी, प्रेजेंटेशन पे आपका ध्यान होगा, तो आप अपना जो मैसेज है वो बिल्कुल अच्छी तरह से अपनी ऑडियंस तक ट्रैवल भी कर सकेंगे, अपनी ऑडियंस को दे सकेंगे। उसके बाद है योर बिहेवियर, कि आपके बोलने चालने का जो अंदाज़ है वो अच्छा है या बुरा है, ये सब चीज़ें जो हैं वो नोट की जाती हैं। उसके बाद है कंक्लूजन्स, कि इसमें पॉइंट ऑफ फाइनली सम अप योर मैसेज हैप्पीली, कि आपने जब किसी भी प्रेजेंटेशन को, किसी भी मैसेज को आपने एंड करना है, चाहे वो रिटन में हो या आपकी ओरल प्रेजेंटेशन हो रही हो, तो जब आपने एंड करना है तो अपनी गुडविल के साथ एंड करना है, बहुत ही अच्छे अल्फाज से, यानी बेस्ट विशेस वगैरह से आपने एंड करना है, ताकि आपकी जो ऑडियंस है या आपके रीडर्स हैं वो किसी भी तरीके से आपसे नाराज़ हो के ना जाएं। आपकी जो प्रेजेंटेशन है उसके एंड पे हर एक को खुश करना आपकी ज़िम्मेदारी होती है। तो ये आपने देखना है कि बेस्ट विशेस के साथ आपने किस तरह से अपनी प्रेजेंटेशन को सम अप करना है। तो ये थे जी हमारे 45 लेक्चर, ये हमारा लास्ट लेक्चर था। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि मैं एक और लेक्चर बनाऊंगा जो कि आपके आफ्टर मिड टर्म के जितने भी लेक्चर्स हैं 23 से लेके 45 तक, इनके जो मेन पॉइंट्स होंगे वो मैं सारे के सारे कलेक्ट करूँगा और एक फ़ाइल में बना के आपको उसका एक लेक्चर दूंगा, जो कि आपके पेपर के हवाले से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। जो आपके 2 नंबर के या 3 नंबर के या 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं उनके लिहाज से वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लेक्चर होगा। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप वो लेक्चर जो है वो मिस ना कीजिएगा। और उसके बाद मैं दुआ करता हूँ कि आप सबके भी और मेरे भी जो पेपर हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हों। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखें। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।